चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं और हर्षित फैजाबाद अपने दोस्त के शादी में गए हुए थे। वहां से निकलते निकलते हमें रात के 9 बज गए थे। मैं कार को ड्राइव करते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था और हम दोनों आपस में अनिल की शादी के बारे में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे कि आसमान में काले बादल और बिजली कड़कने लगी और जोर जोर से बादल गरजने लगे, जिसे देखकर मैंने हर्षित से कहा कि यार कुछ समय में बारिश होने वाली है। अभी मैंने हर्षित से ये बोला ही था कि तभी बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश अब बहुत तेज बरसने लगी, जिस वजह से हमें कार चलाने में बहुत ही दिक्कत पेश आ रही थी। और वहीं हर्षित कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था और बारिश का लुत्फ उठा रहा था। अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी आसमान में कड़कती हुई बिजली नीचे गिरी। उस बिजली की चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि कुछ सामने दिखाई भी नहीं दिया। तो मैंने कार को वहीं पर रोक दिया और कार के रुकते ही हर्षित ने कहा, यार ये क्या था? अगर ये बिजली किसी के ऊपर गिर गई होती तो? अब हर्षित के इतना कहने पर हर्षित से कहा कि सब बोल यार। इतना बोलकर मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने गाड़ियों के लगे जाम पर गई, जिसे देखकर मैं हर्षित से बोला, यही होता है अशुभ बातें बोलने का नतीजा। ये बोलते जब हम उस जाम के पास पहुंचे तो पता चला कि जो आसमान से बिजली गिरी थी वो बिजली एक ट्रक पर गिरी थी, जिस वजह से उसमें आग लग गई और वो ट्रक एक कार से टकरा गई, जिस वजह से ये रोड बंद हो गया और ये कब तक खुलेगा इसका भी कोई अता पता नहीं था। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि यही एक वो रास्ता था जिससे हम आगे की तरफ जा सकते थे। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकलकर हम घर कैसे जाएं, और अभी भी बारिश उतनी ही तेज हो रही थी। हम दोनों कार में बैठ के यही सोच रहे थे कि तभी हर्षित के मोबाइल पर कॉल आया, और जब हर्षित ने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो अनिल का फ़ोन था। और जब हर्षित ने कॉल उठाकर बात की तो हर्षित ने अनिल को सारी बात बताई। दरअसल अनिल ने बताया कि जब तुम जा रहे थे तो तुम्हें एक ढाबा दिखाई दिया होगा। उस ढाबे पर जनता ढाबा का एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा। उस ढाबे से कुछ दूरी पर एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा और वही रोड सीधे पकड़कर 2 किलोमीटर आगे चले जाना। पर याद रखना कि उस रोड पर कार मत रोकना जब तक तुम जंगल से घिरे रोड को पार ना कर लें। और जब तुम उस जंगल से घिरे रोड को पार करोगे तो एक पुल दिखाई देगा और उसी पुल के पास से एक सीधा रोड गया है और उसी रोड को पकड़कर तुम आगे हाईवे पर निकल जाओगे। अब अनिल की बात सुनकर मैं कार को उस ढाबे की ओर लेकर जाने लगा, और जब उस ढाबे के पास पहुंचा तो मेरी नज़र उस ढाबे पर गई। फिर मैंने देखा कि उस ढाबे पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि शायद बारिश की वजह से ढाबा बंद हो गया है। तो मैं कार लेकर उस ढाबे से कुछ और दूर गया तो हमें वो कच्चा रास्ता दिखाई दिया, और जब उस कच्चे रास्ते पर हम पहुंचे तो मेरी नज़र एक बोर्ड पर गई, जिसे देखकर मैं हंसने लगा। अब मुझे हंसता हुआ देखकर हर्षित ने कहा कि क्या हुआ जो तुम हंस रहे हो? हर्षित के इतना कहने पर मैंने उससे उस बोर्ड की तरफ देखने को कहा, और जब उसने उस बोर्ड की तरफ देखा तो वो देखकर घबरा गया और मुझे वहां से लौटने को कहा। हर्षित की ये बात सुनकर मैंने हर्षित से हंसते हुए कहा, क्या तुम भी डर रहे हो क्या? बहुत परे जैसा कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। क्या तुमने कभी आज तक ऐसा कुछ देखा है? मेरे इतना कहने पर हर्षित ने सर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। दरअसल उस बोर्ड पर लिखा था कि इस रोड पर भूत पिशाच का वास है, आप इस कच्चे रास्ते पर भूलकर भी मत जाएं। ये देखकर हर्षित डर गया था और मैं कार को उस कच्चे रास्ते पर लेकर चलने लगा। तो मैंने हाथ में लगी घड़ी में देखा तो अभी रात के 11 बज रहे थे। मैंने हर्षित से कहा कि 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी मैं हर्षित से ये सब बोल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने एक लड़की पर गई जो सर पर कुछ लेकर जा रही थी, और साथ ही उसके 2 बच्चे थे। उन्हें बारिश में भीगता हुआ देखकर मैंने हर्षित से उसे देखने का इशारा किया, और जब हर्षित ने उस ओर देखा तो उन्हें देखकर वो भी डर गया और डरते हुए बोला, यार ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये चुड़ैल है। हर्षित की ये बात सुनकर मैं हंसते बोला, अब तुम्हें हर जगह भूत प्रेत चुड़ैल नजर आएंगे। मैं हर्षित से ये सब बोल ही रहा था
कि तभी वो लड़की कार रोकने का इशारा करने लगी। कार को इशारा करते हुए देखकर हर्षित ने कार रोकने से मना कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि अनिल ने भी कार रोकने से मना किया था। तो मैं कार उनकी बगल से लेकर एकदम से निकल गया। पर उन सभी का मासूम चेहरा देखकर और इस लड़की को बारिश में भीगता हुआ देखकर अब मेरे मन में वही चल रहा था। अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र सामने जा रही उसी लड़की और बच्ची पर गई, जिसे देखकर हम दोनों हैरान हो गए कि अभी तो ये लड़की और बच्ची पीछे थे, तो फिर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। कि तभी हर्षित ने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, यार ये कोई इंसान नहीं है बल्कि चुड़ैल है। हर्षित के इतना बोलते वो तीनों अचानक से गायब हो गए और उन्हें गायब होता हुआ देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और कार को और भी स्पीड से आगे की तरफ लेकर जाने लगे। मैं कार को ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक से वो तीनों हवा में उड़ते हुए हमारे पीछे आने लगे। उन्हें अपने पीछे आता हुआ देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए और डर से हर्षित बुरी तरह से कांपने लगा। मैं तो उसी रफ्तार से कार को ड्राइव करते हुए बढ़ रहा था कि तभी अचानक से सामने कोई आता हुआ दिखाई दिया, पर दूर होने की वजह से उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दिया। और जब मैं कार लेकर उसके और नजदीक पहुंचा तो जो नज़ारा मैंने देखा उसे देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि सामने मेरे पापा आ रहे थे और उन्हें देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पापा यहाँ पर कैसे आ गए और वो मुझे रोकने का इशारा कर रहे थे। मैं कार को रोकने वाला था कि तभी हर्षित ने कहा, भाई देखिए तेरे पापा नहीं है बल्कि इन लोगों का छलावा है, ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम कार मत रोकना। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। देखते ही देखते कार पापा को पार करते हुए आगे की तरफ निकल गई और जब मैंने साइड ग्लास में देखा तो उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और अब डर से मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे थे और हर्षित बुरी तरह से डर गया था, मानो जैसे कि वो जमसा गया हो और उन तीनों के साथ वो भी अब हमारे पीछे आने लगा। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पिछले 1 घंटे से मैं इसी कच्चे रास्ते पर कार को लेकर घूम रहा था, पर यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे और अब ये सोच रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। अभी हम इसी सोच में ही थे कि तभी वो कार के सामने आ गए। उन सभी का भयानक रूप देखकर मानो एक पल के लिए मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था और वहीं पर हर्षित उन सभी का भयानक रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि तभी अचानक से कार की स्टीयरिंग मेरे हाथों से एक तरफ घूम गई और कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही मेरा सर स्टीयरिंग से टकरा गया। स्टीयरिंग में टकराते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तो कार के अंदर मैं ही अकेला था और मेरे सर से खून निकल रहा था। और जब मुझे हर्षित दिखाई नहीं दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और हर्षित को ढूंढने के लिए जैसे मैं कार से बाहर निकल रहा था कि तभी हर्षित के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हर्षित की चीख पुकार सुनकर मैं उस ओर जाने लगा। अभी मैं उस ओर ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और मैं उस आवाज़ की ओर ही बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक से हर्षित की आवाज़ आनी बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं किस तरफ जाऊं। पर रात के अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जिस तरफ जा रहा था वो एक जैसा ही लग रहा था और बीच बीच में हर्षित को आवाज़ देकर बुला रहा था और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में कीड़े मकोड़े की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी कि तभी मेरी नज़र सामने पेड़ पर गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि उस पेड़ पर बहुत ही सारे लोग लटके हुए थे। उन्हीं के साथ में हर्षित भी लटका हुआ था, पर उस पेड़ से अजीब तरह से कुछ निकल रहा था और उन सभी की आंखें बंद थी। अभी मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी अचानक से हर्षित की आंखें खुल गईं और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसे इस तरह देखकर मैं उसके पास जा पहुंचा और जैसे मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो वैसे वो सभी मेरे सामने आ गए। पर अब उन सभी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था। उन्हें सामने देखकर मानो जैसे मैं वहीं पर चमसा गया था और ना ही मैं इधर से उधर हो पा रहा था।
अभी मैं डरा से मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और उस लड़की की ये बात सुनकर मैं डरते बोला, भला मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? जिस पर उस लड़की ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है और उस गांव में एक बाबा है। कि तभी उस लड़की ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव है और उस गांव में एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ से तुम्हें एक कुआं दिखाई देगा और उस कुएं के पास तुम्हें एक कच्चा घर दिखाई देगा जो बहुत ही बुरी हालत में होगा। तुम्हें उस घर के अंदर जाना है और घर के अंदर जाते ही तुम्हें एक पीतल का लोटा दिखाई देगा और वहीं पर तुम्हें 2 समाधि दिखाई देंगी। उसी पीतल के लोटे को उन दोनों के ऊपर बारी बारी रखकर तुम्हें कहना होगा, जिन जाना जुन, जिन जाना जुन। तुम्हें 3 बार ऐसा बोलना है और फिर उस लोटे को लेकर मेरे पास आ जाना। जैसे तुम उस लोटे को मुझे दोगे तो वैसे ही तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगी। दोस्तों, उस लड़की की ये बात सुनकर मैं उस गांव की तरफ जाने लगा। रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैं उस अंधेरी रात में आगे चलता जा रहा था कि तभी मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये वही गांव है। और जब उस गांव में पहुंचा तो गांव के अंदर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। मैं गांव के अंदर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे एक कुत्ता दिखाई दिया। उस कुत्ते को देखकर मैं अपने कदमों की आहट को कम करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। अगर इस कुत्ते ने मुझे देख लिया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा और मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ पर काटेगा और मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। फिर मैं उस कुत्ते से बचते हुए उस पीपल के पेड़ के पास आ गया और जब मैंने वहां से सामने की ओर देखा तो मुझे वो कुआं दिखाई दिया। और जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मुझे वो घर दिखाई दिया और वो घर चारों तरफ धागे से बांधा गया था। जैसे मैं उस घर के अंदर जाने वाला था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और उस आवाज़ को सुनकर मैं वहीं पर रुक गया। और जब पीछे पलट कर देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था जो मुझे उस घर को खोलने से मना कर रहा था। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं वहीं पर रुक गया और जब वो बूढ़ा मेरे पास आया तो वो मुझे उस घर से कुछ दूर ले गया। और उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग एक एक करके मेरे पास आकर खड़े हो गए। और जिसे भी पता चलता कि मैं उस घर को खोलने जा रहा था तो वो मुझे बहुत ही गुस्से से देखने लगे और कोई मुझे मारने को भी बोल रहा था। पर मैं उन सभी के बीच में डरा से मैं बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे छूने तक नहीं दिया था और कहा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर तुम उस घर को क्यों खोलने जा रहे थे? उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन सभी के होश उड़ गए। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम जिस कच्चे रास्ते पर जा रहे थे वो ये रास्ता नहीं था, यानी कि उस रास्ते के दाईं तरफ था। तुम्हारे दोस्त ने ये बताने में गलती कर दी कि दाईं तरफ से जाना था और तुम उस रोड पर चले गए, क्योंकि उस रास्ते पर जाने वाला आज तक लौटकर कभी वापस नहीं आया। एक ऐसे ही तुम हो जो वहां से जिंदा वापस लौट कर आए हो। अब उस जगह जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अब तक तो तुम्हारे दोस्त को मार दिया होगा। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि अगर मैं उस पीतल के लोटे को उन्हें दे दूंगा तो वो मेरे दोस्त और मुझे छोड़ देंगे। मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मालूम भी है कि वो तुमसे उस लोटे को क्यों मांग रहे हैं, ताकि वो हम सभी को मार सके। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप सभी को कौन मारना चाहता है। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि 2 साल पहले की बात है, जब इस गांव में रहने के लिए एक परिवार आया था। उन सभी का व्यवहार तो पहले बहुत अच्छा था, फिर जैसे दिन बीतते गए तो वैसे वैसे उन सभी का व्यवहार बदलता गया। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि उन सभी गांव वालों ने बोलना ही बंद कर दिया कि तभी एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब कहां पर गायब हो जा रहे हैं। फिर ऐसे ही एक रात गांव में सब लोग सो रहे थे तो राजेंद्र नाम का शख्स रात में टॉयलेट करने के लिए उठा कि तभी उसकी नज़र सामने की ओर गई तो वो उसे देखकर घबरा गया और उनके पीछे जाने लगा। पीछा करते करते वो उसके घर पहुंच गया और फिर जो उसने घर के अंदर देखा तो उसे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो वहां से भागते हुए गांव के सभी लोगों को उठाने लगा। अब उसकी आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले घर से बाहर आ गए थे और फिर जो उसने बताया
उसे सुनकर तो उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि उस घर के अंदर गांव से जो भी गायब हुआ था उन सभी की डेड बॉडी पड़ी है और उन सभी का सर धड़ से अलग है और अभी अभी वो किसी बच्चे को लेकर गए हैं ताकि वो बलि दे सके। राजेंद्र की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसके घर जा पहुंचे और जो उन्होंने उस घर में देखा उसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें वहीं पर मार डाला। दोस्तों ने मारकर वहीं पर दफना दिया गया और सुबह होते उनके बच्चों को गांव से निकाल दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और तभी से किसी न किसी का गायब होना चालू हो गया। गांव के सभी लोग जानते थे कि ये वही लोग कर रहे हैं कि तभी गांव वालों ने एक बाबा को बुलाया कि तभी उन बाबा ने उन सभी की आत्माओं को और घर को चारों तरफ से बांध दिया और फिर उसके बाद से सभी गांव वाले सुकून से रहने लगे और जो एक्सीडेंट से मरे थे उनकी आत्माओं को तो उसी जंगल में कैद कर दिया गया और तभी से वो उस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाई और उस जंगल के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि अगर मैं उस पीतल के लोटे को उन्हें दे देता तो वो आज़ाद हो जाते और वो मुझे भी वहीं पर मार देती और फिर उन सभी का फिर से मौत का सिलसिला चालू हो जाता और फिर सुबह होते ही मैं वहां से अपने घर लौट आया। पर दोस्तों आज भी मैं उस गलती पर अपने आप को कोसता हूँ। अगर मैं उस रात हर्षित की बात मान लेता तो आज हर्षित मेरे साथ होता, जिसका मुझे आज भी अफसोस है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।